नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान का शीर्षक है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सोशल चेंज। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सामाजिक परिवर्तन की क्या अर्थ हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। तो आज के व्याख्यान में सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि सामाजिक परिवर्तन जो शब्द है उससे ही स्पष्ट है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है समाज में परिवर्तन। समाज में परिवर्तन यानी समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं में होने वाले, उसके विचार व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में जानते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन जो है ये मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार बताए जाते हैं। पहला इवोल्यूशन यानी उद्विकास, दूसरा प्रोग्रेस यानी प्रगति, तीसरा डेवलपमेंट यानी विकास, और चौथा रिवोल्यूशन यानी क्रांति। ये 4 तरह से सामाजिक परिवर्तन की बात बताई जाती है। इसमें सबसे पहले हम उद्विकास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी इवोल्यूशन जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन जो है एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष बन जाना, यह एक उद्विकास है। उद्विकास में किसी वस्तु के गुण, ढांचे या कार्य में एक निश्चित दिशा में निरंतर परिवर्तन होता है। उद्विकास को परिभाषित करते हुए ऑगबर्न और नीमकॉफ ने लिखा है, उन्हीं के शब्दों में, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। इस उद्विकास को परिभाषित करते हुए स्पेंसर महोदय ने कहा, उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। यानी हम ये ऑगबर्न और नीमकॉफ की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करें तो ऑगबर्न और नीमकॉफ कहते हैं कि यह एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है, एक खास तरीके से एक खास दिशा में होने वाला परिवर्तन है। स्पेंसर कहते हैं कि यह कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व, यानी कुछ तत्वों का जो एकीकरण है और उससे संबंधित जो गति है, उसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। यानी यह अनिश्चित और असंबद्ध स्थिति में नहीं होता, यह निश्चित और संबद्ध स्थिति में परिवर्तन होता है, विकास होता है। मैकाइवर और पीज इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं
कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती, वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। मतलब सिर्फ ये निरंतरता ही नहीं, मतलब एक निश्चित दिशा में भी परिवर्तन। ये निरंतर परिवर्तन तो होता ही है उद्विकास में, एक निश्चित दिशा में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक जो बीज है वो बड़ा होकर के पौधा और पेड़ बन जाता है, फिर उसके बाद उसकी स्थिति फिर छोटा होते वो वृक्ष जो है धीरे धीरे पुराना पड़ता है और फिर वृक्ष नष्ट भी हो जाता है एक समय के बाद। तो परिवर्तन उसमें निरंतर चलता रहता है, लेकिन उसकी दिशा निश्चित होती है कि जो छोटा सा बीज है वो बड़ा होकर के वृक्ष बनेगा, और जो वृक्ष बड़ा बन गया है उसके बाद वह धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी अपने वो उसका जो जीवन है उसके अंतिम स्थिति तक पहुंच जाएगा। उद्विकास के रूप में सामाजिक परिवर्तन की जो व्याख्या है हॉवर्ड स्पेंसर ने की है, और उन्होंने इसे डार्विन से लिया था। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो 1859 में उसने जो सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, उसमें डार्विन का विचार था कि जीवों का विकास सरलता से जटिलता की ओर तथा समानता से असमानता की ओर निरंतर एवं सुनिश्चित स्तरों में हुआ है। ये डार्विन महोदय अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहते हैं कि जीवों का जो विकास है वह सरलता से जटिलता की ओर होता है। जैसे सीधा साधा छोटा सा एक बीज होता है और धीरे धीरे वो पौधा बनता है, और पौधा होते होते वो विशाल वृक्ष बन जाता है, और फिर विशाल वृक्ष में उसमें अनेक टहनियाँ पत्ते सब कुछ फल सब लगते हैं, और उसके बाद फिर उसका परिवर्तन जो है अपने अंतिम स्थिति की ओर चलता है। तो ये सरलता से जटिलता की ओर तथा फिर समानता से असमानता की ओर इसका निरंतर एवं सुनिश्चित स्तरों में परिवर्तन हुआ है या विकास हुआ है। स्पेंसर ने इस सिद्धांत को समाज पर लागू करते हुए कहा कि समाज का उद्विकास भी जीवों की तरह हुआ। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के 4 स्तरों जंगली अवस्था, पशुपालन अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था का उल्लेख किया है। इसी तरह से कुछ साम्यवाद के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स ने भी ये जो मानव समाज है उसका जो ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत किया है, उन्होंने भी समाज को विभिन्न स्तरों पर दिखाते हुए बताया है। आदिम साम्यवादी अवस्था, तो सामंतवादी अवस्था, फिर पूंजीवादी अवस्था, ये दास अवस्था, आदिम साम्यवाद से दास, फिर सामंत अवस्था और फिर ये पूंजीवादी अवस्था, और उसके बाद वो फिर कहते हैं कि ये साम्यवाद की ओर अगला अवस्था जो होगा वो साम्यवाद का होगा। तो इस तरह से कहते हैं, जैसे हम राज्य को ही ले सकते हैं। हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते राज्य जो आज अपने इतना जटिल रूप में हमें दिखाई देता है, वह प्रारंभ में इतना जटिल रूप में नहीं था। पहले तो राज्य उसका एक ढीला ढाला संगठन था, अपने बहुत ही साधारण रूप में राज्य था, जिसमें एक जो शासक होता था वह कुछ नियम बनाता था और उन नियमों का पालन अनुकरण उनके जो अधीन लोग रहते थे, उनका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के लोग उन नियमों का पालन करते थे।
तो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है और यह आज जटिल अवस्था में पहुंच गया है। तो स्पेंसर का सिद्धांत समाज पर भी लागू होता है। दूसरा जो परिवर्तन के प्रकार है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार है, वह है प्रगति। प्रगति जो है वह अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रगति कहा जाता है। इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप होने वाला परिवर्तन प्रगति कहलाता है। प्रगति का सामाजिक मूल्य से घनिष्ठ संबंध होता है। जो वैसे ही परिवर्तन को हम प्रगति की संज्ञा देते हैं जिसमें एक सामाजिक मूल्य निहित होता है। प्रत्येक समाज के अपने मूल्य होते हैं और प्रगति की अवधारणा प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न पाई जाती है। प्रगति का संबंध नैतिकता से है, मोरलिटी से है। समाज जिन कार्यों को नैतिक मानता है और उस दिशा में विकास होता है, उस दिशा में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन प्रगति कहलाता है। नेक्स्ट है तीसरा जो प्रकार है वह है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी विकास वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन का प्रतीक है। मानव का विकास बालक से युवावस्था में होता है तो उसमें निश्चित जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार से जब कोई समाज पशुचारण अवस्था से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। विकास जानबूझकर के एक निश्चित दिशा में किया जाता है। जैसे गांवों का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास योजनाएं जो भारत में लागू की गई है, तो उसको जानबूझकर के एक निश्चित दिशा में किया जाने वाला विकास कहा जाएगा। हब हाउस ने विकास के 4 मापदंड बताए। पहला उन्होंने बताया कि मात्रा में वृद्धि, जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, शक्ति का उत्पादन, क्रियाओं का विस्तार, इन सबको। दूसरा कार्य क्षमता में वृद्धि का मतलब है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य विभाजन करके और उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं उसके सहयोग की भावना से कार्य क्षमता में वृद्धि करना या कार्य संस्कृति को प्रोत्साहन देना। आपसी सहयोग यानी लोगों में पारस्परिक सहयोग और सेवा की भावना के द्वारा विकास लाना, प्रगति करना। चौथा है इसमें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है समुदाय के प्रत्येक सदस्य को कार्य व विचार अभिव्यक्ति का अधिकार देना। यानी विकास के लिए स्वतंत्रता का भी होना जरूरी है, विकास के लिए मात्रा में वृद्धि का होना जरूरी है, कार्य क्षमता का होना जरूरी है और आपसी सहयोग का भी जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन का जो चौथा प्रकार है वह है क्रांति। क्रांति में परिवर्तन किसी क्रम में नहीं हो करके अचानक परिवर्तन किया जाता है। ये बिंटन ने क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा है, उन्हीं के शब्दों में, समाजशास्त्रीय रूप से सामाजिक क्रांति का अर्थ वर्तमान सामाजिक संरचना के अंतर्गत व्यक्तियों की मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न करना है। यानी बिंटन महोदय कहते हैं, ब्रिंटन महोदय, कि समाजशास्त्रीय ढंग से हम देखें तो सामाजिक क्रांति का अर्थ है कि वर्तमान जो सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत जो व्यक्तियों की मनोवृत्ति है और सामाजिक मूल्य हैं उनमें व्यापक परिवर्तन लाना क्रांति है। जो जैसे मान लीजिए पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था में जो ये सामाजिक मूल्य होते हैं और लोगों की जो मनोवृत्तियाँ होती है, या प्रजातंत्र में जो लोगों की मनोवृत्तियाँ होती हैं, सामाजिक मूल्य होती है,
उसमें जब व्यापक परिवर्तन लाया जाता है तो ऐसे परिवर्तन को क्रांति का नाम दिया जाता है। किम्बाल यंग ने इसे परिभाषित करते हुए बताया उन्हीं के शब्दों में कि क्रांति आकस्मिक रूप से होने वाला वह परिवर्तन है जिसमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को बलपूर्वक उलटकर एक नए प्रकार से सामाजिक और कानूनी नियंत्रण की स्थापना की जाती है। यानी क्रांति जो है आकस्मिक रूप से होने वाला परिवर्तन है, एकाएक परिवर्तन होने वाला परिवर्तन है, तथा इस परिवर्तन में राजनीतिक व्यवस्था को जबरन बदल दिया जाता है और उस पर नए तरीके से नए प्रकार के सामाजिक और कानूनी नियंत्रण की स्थापना की जाती है। जैसा साम्यवादी क्रांति के बारे में जो साम्यवाद के प्रतिपादक हैं वो कहते हैं, एक सोरोकिन महोदय ने भी क्रांति को परिभाषित किया है। सोरोकिन महोदय के शब्दों में ही क्रांति वह व्याधि की दशा है, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें एक ओर लोगों के व्यवहारों में तथा दूसरी ओर उनके मस्तिष्क विचार करने के तरीकों तथा विश्वासों में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यानी सोरोकिन इसको एक व्याधिकीय दशा बताते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन बताते हैं। यानी एक बीमारी की जो स्थिति होती है वह स्थिति बताते हैं और उसमें कहते हैं कि इसमें जो है एक तरफ लोगों के व्यवहार में और दूसरी तरफ उसके मस्तिष्क और विचार करने के तरीकों और विश्वासों दोनों में व्यापक अंतर आ जाते हैं। तो ऐसे अंतर को क्रांति का नाम दिया जाता है। आर.डी. हॉफर महोदय ने भी क्रांति की परिभाषा अपने शब्दों में दी है। उनके शब्दों में क्रांति एक तीव्र परिवर्तन है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को एक दूसरे से संबद्ध रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और सरकार अस्थायी रूप से एक कार्यशील सत्ता के रूप में नहीं रह जाती। इस स्थिति के अंतर्गत समाज की आधारभूत एकता समाप्त हो जाती है और सामाजिक व नैतिक आदर्श नियम अदृश्य होने लगते हैं। इस स्थिति में सामाजिक संरचना को अस्थायी रखने वाले अनौपचारिक नियमों का प्रभाव अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। क्रांति में अत्यधिक तीव्रता होने पर सभी प्रमुख संस्थाओं में महान परिवर्तन होते हैं। इसके फलस्वरूप राज्य, धर्म, परिवार व शिक्षा अपने मूल रूप से दूर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हॉफर महोदय ने भी क्रांति के बारे में ये क्रांति को परिभाषित करते हुए कहा है कि इस क्रांति के द्वारा राज्य, धर्म, परिवार और शिक्षा ये सब अपने मूल रूप से दूर चले जाते हैं। जैसा कि साम्यवादी क्रांति के बारे में भी कहा जाता है इसके प्रतिपादकों द्वारा कि इसमें जो साम्यवादी क्रांति है उसमें शिक्षा का उद्देश्य परिवार और धर्म को तो बिल्कुल नकार ही देते हैं। साम्यवादी धर्म को अफीम मानते हैं, साथ ही साथ वो शिक्षा को साम्यवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को इस प्रकार से संचालन करते हैं, शिक्षा का संचालन साम्यवादी व्यवस्था में कि वह समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके। तो इस तरह से देखा जाता है कि क्रांति जब होता है तो क्रांति के द्वारा केवल राज्य और शासन के ही संरचना में परिवर्तन नहीं आता है बल्कि धर्म, शिक्षा, समाज आदि में भी परिवर्तन आ जाता है।
क्रांति का प्रयोग मूल रूप से 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है। सबसे पहले राज सत्ता में परिवर्तन। जब किसी समाज के जब किसी राजनीतिक समाज में एकाएक बदलाव आता है तो उसे क्रांति कहा जाता है। जैसे जो फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी में क्रांति, रूस में जो 1917 में क्रांति हुई, या फिर इटली में जो नाजी क्रांति हुई, तो इसके द्वारा राजनीतिक समाज ही एकाएक बदल गया। दूसरा जो है असंगठित सामाजिक परिवर्तन। जब सांस्कृतिक तत्वों में एकाएक परिवर्तन आ जाता है, जिसके चलते राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक पहलुओं में भी मूलभूत परिवर्तन आ जाए, उसे क्रांति कहते हैं। जैसे पश्चिमी समाज में जो प्रोटेस्टेंट धर्म के द्वारा सुधार कार्य चलाया गया, यह भी एक प्रकार की क्रांति थी। जैसे भारत में भी इस तरह का कई सामाजिक क्रांति हुआ है, राजा राम मोहन राय के द्वारा, फिर आर्य समाज के माध्यम से दयानंद सरस्वती ने, फिर गुरु नानक ने सिख समाज के द्वारा जो क्रांति लाने का काम किया, जो समाज में इस जो परिवर्तन हुआ, ऐसे परिवर्तन को भी क्रांति का नाम दिया जाता है। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। जब सामाजिक संस्थाओं, वर्गों, मनोवृत्तियों तथा आदतों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्रांति कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप शक्ति के वितरण में भी अंतर आ जाता है। जैसे 1760 ईस्वी की इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सामाजिक परिवर्तन है, उस सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रकार हैं। पहला इवोल्यूशन यानी उद्विकास, दूसरा प्रगति, और तीसरा विकास, और चौथा क्रांति। और इन चारों प्रकार से समाज में परिवर्तन आता है, और ये सामाजिक परिवर्तन के 4 प्रकार हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।